एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो आप देख रहे हो ना, तो ये 20 सितंबर का वीडियो है और संडे था उस दिन। और ये जो वीडियो है ना, काफ़ी लेट आप लोगों के पास पहुंच रही है। रीज़न मैंने आप लोगों को कम्युनिटी पोस्ट में बता दिया था कि बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो मुझे सबसे ज़्यादा बच्चों के एग्ज़ाम पे फोकस करना था, क्योंकि बच्चों के ना मिड टर्म एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए थे। तो इस बीच ना मैंने कोई भी वीडियो बनाई नहीं थी। ये वीडियो मैंने उसी दिन बनाई थी, लेकिन बच्चों के एग्ज़ाम की वजह से ना मैंने इस वीडियो को एडिट करके अपलोड नहीं किया था। रीज़न तो मैं आप लोगों को बता ही चुकी थी कि बच्चों के एग्ज़ाम हैं, और बच्चों के जब एग्ज़ाम शुरू होते हैं ना, तो फिर सबसे ज़्यादा फोकस मेरा बच्चों के एग्ज़ाम पे ही रहता है। क्योंकि बच्चों की पढ़ाई और बच्चों के एग्ज़ाम को लेकर मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ। क्योंकि सबसे पहले मुझे अपने बच्चों का भविष्य देखना है, और उसके बाद ना दूसरे नंबर पे मेरा काम आता है। क्योंकि यूट्यूब का ऐसा है कि यूट्यूब आज है कल नहीं है, लेकिन मेरा बच्चों का भविष्य एक बार अगर ख़राब हो जाएगा ना, तो वो वापस दोबारा नहीं आएगा। तो इस वजह से मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाई थी। लेकिन हाँ, नवरात्र जब से स्टार्ट हुए ना, तो मैंने घर पे माता रानी की चौकी लगाई है। पहले दिन ही मैंने माता रानी की चौकी लगा दी थी। तो सुबह शाम की जो पूजा होती है, शाम की तो नहीं, लेकिन हाँ, सुबह सुबह जो मैं पूजा करती हूँ माता रानी की, उसकी कुछ शॉर्ट वीडियो पहले दिन से लेकर और छठे दिन तक की आपको शॉर्ट वीडियो में देखने को मिल जाएगी। बाकी नवरात्र की कोई भी लॉन्ग वीडियो मैंने नहीं बनाई है। तो अब बच्चों के ऑलमोस्ट एग्ज़ाम जो है वो ख़त्म हो गए हैं, बस अब लास्ट एग्ज़ाम वो रह गया है। तो मैंने सोचा कि अब ये जो वीडियो है इसको मैं एडिट करके वॉइस ओवर दे के अपलोड कर देती हूँ। तो बस यहाँ पर मॉर्निंग में सबसे पहले मैं और हस्बैंड उठ गए थे। उठने के बाद ब्रश वगैरह किया। ब्रश वगैरह करने के बाद पूरे घर में अच्छे से झाड़ू पोछा लगाया, और उसके बाद मैं चली गई थी नहाने के लिए। उससे पहले मैंने हस्बैंड को बोल दिया था कि कुकर में ना छोले बॉईल करने के लिए रख देना, क्योंकि छोले जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लेते हैं बॉईल होने में। तो उन्होंने छोले जो थे वो प्रेशर कुकर में बॉईल करने के लिए रख दिए थे। मैं नहा कर आई, जल्दी से मैंने पेठी की सब्ज़ी काटी, भिंडी की सब्ज़ी काटी। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि नवरात्रि शुरू होने से पहले श्राद्ध शुरू हो गए थे, और श्राद्ध की जो लास्ट डेट थी वो थी 21 तारीख संडे, और उस दिन ना मेरे सास ससुर का भी श्राद्ध था। तो उन्हीं सब चीज़ों की मैं यहाँ पर तैयारी कर रही थी। तो वैसे तो कहते हैं कि श्राद्ध के दिनों में ना हरी सब्जी एक ज़रूर बनानी चाहिए। तो मैं सोच रही थी कि मैं तुरई की सब्ज़ी बनाऊं, लेकिन मेरे घर पे ना तुरई की सब्ज़ी ना तो हस्बैंड पसंद करते हैं, बच्चे तो खैर खाते ही नहीं है, और मेरे इन-लॉज़ में भी कोई तुरई पसंद नहीं करता। तो फिर मैंने हरी सब्ज़ी में भिंडी काट के ना फ्राई कर दी थी। और ये सारा खाना जो था ना, ये मैंने बिना लहसुन प्याज का बनाया था, क्योंकि श्राद्ध का जो खाना बनता है ना, उसमें बिना लहसुन प्याज का ही खाना बनाया जाता है, उसमें लहसुन प्याज यूज़ नहीं होता है। तो मैंने जो भी खाना बनाया था ना, उसमें मैंने सिर्फ टमाटर और हरी मिर्ची को देकर ही सारा खाना बनाया था। और जो मसाला था ना, ये भी मैंने मसालदानी का यूज़ नहीं किया था, क्योंकि बार बार मसालदानी में हाथ लगता रहता है ना। तो एक दिन पहले रात को ही मैंने काउंटर टॉप में सारे मसाले जो थे वो सेपरेट करके रख दिए थे। तो बस यहाँ पर जब भिंडी फ्राई हो गई थी, तो दूसरे तरफ मैंने ना पेठे की सब्ज़ी भी कुकर में बना ली थी। और जब पेठे की सब्ज़ी और भिंडी फ्राई हो गया था, तो फिर मैंने एक पतीले में खीर भी चढ़ा दी थी बनने के लिए, और छोले भी यहाँ पर मैं साथ ही साथ में बना रही थी। तो कुकर में मैंने तेल ऐड कर दिया था, और टमाटर ऐड कर दिए थे मैंने 2 बारीक काट के, और उसके साथ में हरी मिर्ची। क्योंकि श्राद्ध का जो खाना होता है ना, ये ज़्यादा चटपटा भी नहीं होना चाहिए, हल्के हल्के मसाले होने चाहिए श्राद्ध के खाने में। तो यहाँ पर जब टमाटर सॉफ्ट हो गए थे, तब घर के जो बेसिक मसाले होते हैं वो मैंने ऐड कर दिया था, और साथ ही साथ में जब मसाले अच्छे से भुन गए थे, तब मैंने यहाँ पर छोलों को भी ऐड कर दिया था। तो कहते हैं कि श्राद्ध का जो खाना होता है ना, ये हमेशा शांत मन से बनाना चाहिए, कभी भी गुस्सा होकर नहीं बनाना चाहिए। और इस दिन स्पेशली हस्बैंड वाइफ का झगड़ा बिल्कुल नहीं होना चाहिए घर पर, क्योंकि कहते हैं कि पितरों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो बस यहाँ पर हस्बैंड ने ना मॉर्निंग में ही भजन लगा दिए थे, तो भजन सुनते सुनते मैं सारा खाना बना रही थी, और हस्बैंड नहा धोकर अपने मम्मी पापा की फ़ोटो निकाल के वो क्लीन कर रहे थे। बच्चों को उन्होंने उठा दिया था, तो बच्चे उठ के नहाने धोने का काम कर रहे थे। अच्छा, मैंने अपने ससुर को ना कभी भी नहीं देखा, क्योंकि जब मेरी शादी हुई, मेरी शादी होने से पहले 5-6 साल पहले ही मेरे ससुर जो थे ना वो कोलैप्स कर गए थे। तो ससुर को तो मैं नहीं देख पाई, लेकिन हाँ, अपनी सास को मैंने देखा है, और उनके साथ में ना काफ़ी अच्छा खासा टाइम भी मैंने स्पेंड किया है। तो मेरी सास हमेशा कहती थी
कि तेरी जो बड़ी वाली जेठानी है ना, वो खीर बहुत अच्छा बनाती है और उनके हाथों की खीर ना तेरे ससुर को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो आज भी जब उनका श्राद्ध होता है ना, तो मेरी बड़ी वाली जेठानी उनके लिए ना खीर ज़रूर बनाती है। वैसे तो खीर मैं भी बहुत अच्छा बना लेती हूँ, लेकिन हाँ, उनके जैसे तो अच्छा नहीं बना पाती, लेकिन हाँ, फिर भी ठीक-ठाक बना लेती हूँ। तो कभी-कभार सोचती हूँ कि काश मैंने भी अपने हाथों से अपने ससुर को खाना बना के खिलाया होता, उनको खिला पाती तो कितना अच्छा होता। लेकिन वही कहते नहीं है कि जिसके नसीब में जितना मिलना होता है ना, उसको उतना ही मिलता है। तो अपने ससुर को तो नहीं देख पाई और मेरे बच्चे भी अपने दादा के साथ में ना कभी भी नहीं खेल पाए। कभी बच्चे अपने दादा की गोद में खेल नहीं पाए, उनकी गोद में बैठ नहीं पाए, उनका आशीर्वाद मेरे बच्चों को नहीं मिला, तो काफ़ी ज़्यादा दुःख भी होता है, क्योंकि जब कभी मैं बच्चों को उनके दादा-दादी के साथ में जाते हुए देखती हूँ हाथ पकड़ के, तो बहुत ज़्यादा बुरा भी लगता है। लेकिन वही है कि क्या ही कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अपनी दादी के साथ में उन्होंने काफ़ी अच्छा खासा टाइम जो है स्पेंड किया है, काफ़ी खेले हैं अपनी दादी के साथ में, क्योंकि जब भी ससुराल जाती थी ना, तो हमेशा 1-1 महीने के लिए मैं ससुराल जाती थी और साल में 2 बार मैं ससुराल जाती थी। तो काफ़ी अच्छा खासा टाइम जो है बच्चों ने अपनी दादी के साथ में स्पेंड किया हुआ है। आदि तो बहुत छोटा था उस टाइम पे, लेकिन फिर भी उनकी गोदी में वो काफ़ी हद तक खेला भी है। तो बस यहाँ पे देखिए भिंडी फ्राई हो गई थी, उसके बाद पेठे की सब्ज़ी बना ली थी, छोले बना लिए थे मैंने, खीर बना ली थी और उसके बाद ना फिर हस्बैंड पनीर भी लेकर आ गए थे, तो फिर मैंने पनीर भी बना लिया था। और सच में कौन कहता है कि बिना लहसुन प्याज का खाना जो है ना, वो अच्छा नहीं बनता। जो भी मतलब खाना बनता है ना बिना लहसुन प्याज के, वो सच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो मैंने काफ़ी चीज़ें बनाई थी, जैसे कि भिंडी फ्राई बनाई थी, पेठा की सब्ज़ी बनाई थी मैंने, खीर बनाई थी, पनीर की सब्ज़ी बनाई थी, छोले बनाए थे, पूड़ी बनाई थी, रायता बनाया था। फिर हस्बैंड जो थे ना, वो जो छेना वाली जो रसगुल्ले होते हैं ना, वो लेकर आए थे। तो काफ़ी चीज़ें बन गई थी घर पे। तो बस यहाँ पर फटाफट से मैंने खाना वगैरह जो था वो सारा बना लिया था और मेरे किचन की हालत तो देख ही सकते हो आप कि किस तरह से किचन जो है वो मेरा फैला पड़ा है। तो पूड़ियों के लिए मैंने आटा भी गूँथ के रख दिया था। तो पूड़ियों को बनाने से पहले मुझे अपना किचन काउंटर जो था ये भी खाली करना था, क्योंकि खड़े होने की भी जगह नहीं थी, इतना किचन जो था ना वो फैल गया था। तो फिर मैंने फटाफट से अपना किचन समेटा और हस्बैंड मंदिर की पूजा करके अपने मतलब बाकी सब चीज़ों की तैयारी में लगे हुए थे और इधर मैंने पूड़ियाँ वगैरह जो थी बनानी स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि उस दिन ना ग्रहण भी था। सूतक काल 12:57 से शुरू होने वाला था, तो इस वजह से मुझे सूतक काल होने से पहले मुझे सारा खाना बना के तैयार करके और पितरों को सारा खाना देकर फिर मुझे बाहर भी खाना देना था। तो बस यहाँ पर हस्बैंड जो थे अपने बड़े भाई से बात कर रहे थे, यानी कि मेरे बड़े वाले जेठ से। तो मेरे बड़े वाले जेठ यही कह रहे थे कि हम लोगों ने पूजा कर ली है, अब तुम लोग भी पूजा वगैरह कर लो, क्योंकि तीनों भाइयों में मेरे बड़े वाले जेठ सबसे बड़े हैं और वो अपने घर में मेरे सास ससुर की पूजा रखते हैं। तो पहला खाना उनके घर से निकलता है, उसके बाद फिर मेरा खाना निकलता है। तो वही वो कह रहे थे कि हम लोगों ने पूजा कर ली है, अब तुम लोग भी पूजा वगैरह करके खाना वगैरह खा लो। तो फिर खाना तो बन चुका था, फिर मैंने जल्दी से अपने सास ससुर का भोग निकाला और उसके बाद फिर मैं भी आ गई थी पूजा करने के लिए। तो मेरे हस्बैंड जो है ना, कभी कभार अपने पापा मम्मी को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं और होता भी है, क्योंकि माँ बाप जो है ना, वो ज़िंदगी में एक ही बार मिलते हैं, दोबारा नहीं मिलते हैं। और इस बात को मैं अच्छी तरह से समझती हूँ, क्योंकि मेरे भी पापा नहीं हैं। तो उनके दर्द को ना मैं काफ़ी अच्छे से समझती हूँ, क्योंकि मैं अपने पापा को हर टाइम पे मिस करती हूँ उनके जाने के बाद। और बस यहाँ पर हम लोगों ने पूजा वगैरह की, बच्चों को साथ में ले लिया था, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है ना बच्चों को भी आनी चाहिए, क्योंकि कल को हमारे बाद हमारे बच्चे भी इसी तरह से हमारी भी पूजा करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है बच्चों को आनी और सीखनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो बच्चों को भी मैंने अपने साथ में रखा था कि किस तरह से किया जाता है ये सब चीज़ें। तो बस यहाँ पर हम लोगों ने पूजा वगैरह कर लिया था। उसके बाद एक दिन पहले ही मम्मी का फ़ोन भी आ गया था कि तेरे पापा का भी है, तो फिर तू बच्चों को लेकर और जमाई को लेकर घर पे आ जाना।
तो फिर यहाँ पर मैंने सास ससुर का भोग जो था वो निकाल दिया था, हस्बैंड ने भोग लगा दिया था। उसके बाद फिर 5 निकाला जाता है ना, एक कुत्ते के लिए, एक बिल्ली के लिए, एक कौवे के लिए, एक गाय के लिए और एक अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। तो वो सब भी हस्बैंड ने निकाल के बाहर रख कर वो आ गए थे। उसके बाद फिर मैंने सबका खाना निकाला और उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया, क्योंकि उसके बाद फिर मुझे बच्चों को लेकर भी जाना था। हालांकि मैंने बच्चों को पहले भेज दिया था, क्योंकि इतने सारे बर्तन हो गए थे ना किचन में कि शाम के लिए छोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि फिर अगले दिन नवरात्र भी शुरू हो रहे थे और मुझे शाम को ही नवरात्र का सामान भी लेकर आना था। तो अपने किचन का जो भी काम था वो सारा मैं ख़त्म करके ही मैं मम्मी के घर में गई थी। बच्चों को मैंने पहले भेज दिया था। तो वही होता है यार, जिनके दादा दादी होते हैं ना, उनके रहते हुए भी काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिनको अपने दादा दादी का प्यार नहीं मिलता है। और दादा दादी भी तरसते हैं कि उनके पोते पोतियाँ जो है उनकी गोद में खेले, उनका घर हमेशा बच्चों से भरा रहे। लेकिन आजकल जो ट्रेंड चला हुआ है ना, सिर्फ हम दो, हमारे दो, साथ में और कोई नहीं चाहिए। तो सोच सोच की बात है, लेकिन मेरी सोच ये है कि घर में बड़े बूढ़ों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बड़े बूढ़े जब घर पे होते हैं ना तो वो एक कवच की तरह होते हैं और वो कवच हमेशा हम लोगों का सपोर्ट ही करता है, हम लोगों की हमेशा मदद ही करता है। तो मेरा तो ये मानना है कि हमेशा बड़े बूढ़ों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसी से हम महफूज रहते हैं, हमारे बच्चे जो हैं वो महफूज रहते हैं। लेकिन वही है, किसी की सोच कैसी है, किसी की सोच कैसी है, तो किसी की सोच में हम लगाम नहीं कस सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर खाना वगैरह खाने के बाद मैं पहुँच गई थी मम्मी के घर। बच्चे तो पहले ही आ गए थे, तो हस्बैंड नहीं आए थे। उन्होंने कहा कि मैं तो अब खाना खा चुका हूँ, अब मैं सीधा रेस्ट करूँगा। तो यहाँ पर बच्चों की नानी ने बच्चों को टीका वगैरह लगाया। उसके बाद फिर मम्मी ने मुझे भी टीका लगाया। और जब मैं पापा की फ़ोटो के सामने आती हूँ ना, तो सच में मैं इतना मुझे रोना आता है ना अंदर से। मैं किसी को बोलती नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने पापा को ना बहुत ज़्यादा याद करती हूँ। तो इसलिए कहती हूँ यार, माँ बाप की कदर हमेशा किया करो, क्योंकि माँ बाप जो है ना वो दोबारा नहीं मिलते। आपको दुनिया में सारी चीज़ें दोबारा दोबारा मिल जाएगी, घर, पैसा, गाड़ी, बंगला, बीवी, पति, आपको सब दोबारा मिल जाएगा, लेकिन माँ बाप आपको ना दोबारा नहीं मिलेंगे। सच में, आप मानो या ना मानो, लेकिन बुढ़ापे में माँ बाप को छोड़ने वाला जो बेटा होता है ना, वो सबसे बड़ा जिम्मेदार होता है। क्योंकि बाहर की जो लड़की होती है ना, वो पराए घर से आई हुई होती है, लेकिन जो माँ बाप होते हैं ना यार, वो तो आपके खुद अपने हैं। उन्होंने आपको जन्म दिया है, तो आपका फ़र्ज़ बनता है बुढ़ापे में उनकी सेवा करना, उनका ख़्याल रखना। और अगर आप एक बार ठान लेते हो ना कि नहीं, मुझे किसी भी हालत में अपने माँ बाप की सेवा करनी है, तो यार बाहर की कोई भी लड़की, किसी की ये ताकत नहीं है कि आपको अपने माँ बाप की सेवा करने के लिए मना कर सके। चलिए, मैं मानती हूँ कि कुछ लड़कियाँ ऐसी भी होती है जो कि शादी के बाद अपने ससुराल में आकर अपने पति से झगड़ा करती है कि भाई मुझे तो तुम्हारे माँ बाप के साथ में नहीं रहना, मुझे तुम्हारे घर वालों के साथ में नहीं रहना, तुम्हें रहना है तो तुम रहो। तो वो क्या करती है ना कि फिर अपने पति को अपने माँ बाप से अलग कर लेती है और उसके बाद अलग ले जाकर अपना घर संसार बसा लेती है। तो अपनी पत्नी से ना एक बात ये ज़रूर पूछना कि सेम जैसे तुम अपने ससुराल में कर रही हो, कल को तुम्हारी भाभी भी तुम्हारे भाई के साथ में ऐसे ही बात कहेगी, तब तुम्हें कैसा लगेगा। और ये वही लड़कियां होती है जिन्होंने अपनी माँ को कभी अपनी सास की सेवा करते हुए नहीं देखा। जब उस घर की लड़की किसी के घर में बहू बनकर जाती है ना, तो ऐसी ही लड़कियां घर को तोड़ती हैं। और अगर तुम्हें ऐसी लड़की तुम्हारी बीवी के रूप में मिली है ना मेरा भाई, तो हमेशा इस बात को याद रखना कि कभी भी अपने बीवी के बहकावे पर अपने परिवार से अलग मत होना, क्योंकि उसे तो सुकून मिल जाएगा, लेकिन मेरे भाई आप अकेले पड़ जाओगे। एक बात कुछ बहुओं के लिए मैं कहना ज़रूर चाहूँगी कि अगर तुम्हें लगता है ना कि किसी इंसान को दुख देने के बाद तुम्हारी जीत हो गई है या उसको कष्ट में पहुंचाकर तुमने बड़ा महान काम किया है, तो याद रखना, कर्मा इज़ बैक। तो जितने दुख आपने किसी को दिए हैं ना, उससे 10% 20% दुख आपको बढ़कर मिलेंगे। समझ आ रही है ना मेरी बात? तो बस हमेशा इस बात को याद रखना कि आज वो झेल रहा है, लेकिन जिस दिन वो पलटा, उस दिन उसके मुंह के सामने से सारे कर्म जो है ना आपकी ओर लौटेंगे। इसलिए किसी को इतना ही दुखी करो कि किसी की बद्दुआ तुम्हें ना लग जाए, क्योंकि तुम्हें लगता है कि जो कर्म तुम सामने वाले के साथ में कर रहे हो ना, तो उसको कोई नहीं देख रहा है, लेकिन ऊपर जो बैठा है ना, वो आपके सारे कर्म देख रहा है और सारे कर्मों का वो हिसाब रख रहा है। जिस दिन ऊपर जाओगे ना, तो सारे कर्म आपको सूद समेत वो वापस करेगा। तो
इसीलिए अपने आप खुद अपने कर्म जो है ना वो अच्छे रखो। तुम तो यार ससुराल में आकर 4 लोगों के साथ में भी खुश नहीं रह पाते, और वो 4 लोग कौन है? तुम, मियाँ बीवी, तुम्हारे बच्चे और एक तुम्हारी सास। बाकी कभी तुमने सोचा है कि तुम्हारे घर में तो पूरा परिवार भरा पड़ा है और तुम्हारे घर में भी भाभी है, तो वो कैसे अपने पूरे परिवार को वो देखती होगी। तो इसलिए कहती हूँ कर्म जो है ना हमेशा अच्छे रखने चाहिए। तो यहाँ पर जब मैं घर पे आई थी तो फिर मम्मी ने भी कुछ नहीं खाया था और छोटी वाली सिस्टर ने भी नहीं खाया था। बोला था कि जब मैं आ जाऊँगी तब सबके सब साथ में खाना खाएँगे। तो फिर मैं आई तो छोटी वाली सिस्टर ने पूड़ियाँ वगैरह बना ली थी, खाना तो मम्मी ने बना ही लिया था। तो बस फिर मम्मी ने खाना वगैरह रख दिया था, हम लोगों ने थोड़ा-थोड़ा करके खाना-वाना खाया, और उसके बाद फिर छोटी वाली सिस्टर ने सारे बर्तन जो थे वो साफ़ करके रख दिए थे। किचन बिल्कुल क्लीन करके रख दिया था, ताकि भई दूसरे लोगों को ना बोलने का मौका ना मिले कि भई तुम्हारी बेटियाँ आती हैं और तुम्हारी बेटियाँ घर को, किचन को गंदा करके चली जाती है। तो बस उसके बाद एक मोमेंट आया था जहाँ पर हमने शॉर्ट वीडियो ली थी मम्मी के साथ में, तो वहाँ पर सब के सब इमोशनल हो गए थे। और मम्मी की भी आजकल तबीयत ना ठीक नहीं रहती है, बहुत ज़्यादा वीकनेस है मम्मी को भी। तो ज़्यादातर तबीयत जो है ना उसकी ख़राब ही रहती है। लेकिन उतनी ख़राब होने के बाद भी वो घर का पूरा काम करती है। तो बस ये शाम का टाइम था और फिर मेरे बच्चे भी घर पे आए हुए थे मम्मी के, और मेरी छोटी वाली सिस्टर के भी बच्चे भी घर पे आए हुए थे। तो फिर मैंने ही बोला था कि बच्चे घर पे हैं तो फिर तू मार्केट जा और मार्केट जाके ना कुछ बच्चों के लिए लेकर आ जा। तो काफ़ी चीज़ें फिर मेरी छोटी वाली सिस्टर लेकर आई थी। पिज़्ज़ा लेकर आई थी, चाउमीन लेकर आई थी, मोमोज़ वग़ैरह लेकर आई थी। तो सारी चीज़ें जो थी वो मैंने बच्चों के सामने रख दी थी। बच्चे काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए थे, क्योंकि घर की बनी हुई चीज़ें बच्चों को अगर दे दो ना तो बच्चे बिल्कुल नहीं खाएँगे, लेकिन बाहर की आलतू-फालतू की चीज़ें बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो फिर मम्मी को भी हमने अपने साथ में बिठा लिया था। मम्मी ने भी थोड़ा-थोड़ा करके खाया था, और जब बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं ना तो मम्मी बहुत ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि मम्मी सारे दिन ऊपर अकेली ही रहती है। लेकिन जब मेरे बच्चे और छोटी वाली सिस्टर के बच्चे जब आ जाते हैं ना तो घर में एक चहल-पहल, एक रौनक जैसी बनी रहती है, तो मम्मी को भी अच्छा लगता है। तो मम्मी की अगर तबीयत भी खराब होती है ना तो वो बच्चे जब चहकते रहते हैं ना, कूदते रहते हैं, तो उसी तबीयत में ना फिर मम्मी को भी थोड़ा-थोड़ा अच्छा लगने लगता है। तो बस यहाँ पर हम लोगों ने सारी चीज़ें वग़ैरह खाई, और उसके बाद जो थोड़े बहुत बर्तन वग़ैरह निकले थे वो भी मैंने धो दिए थे। क्योंकि भई घर के लोग कभी ये ना बोले कि भई तुम्हारी बेटी आती है, तुम्हारी बेटी सारा किचन बर्तन ऐसे ही छोड़ के चली जाती है। तो फिर जो दिन के बर्तन निकले थे वो छोटी वाली सिस्टर ने धो दिए थे, थोड़े बहुत बर्तन निकले थे अभी के तो वो मैंने धो दिए थे। और उसके बाद फिर बच्चों ने यहाँ पर थोड़ा बहुत रेस्ट किया, उसके बाद हम लोग शाम को अपने-अपने घर चले गए थे। मुझे भी शाम को नवरात्र का सामान लेकर आना था और अगले दिन से नवरात्रि भी शुरू हो रहा था। तो चलिए जी, अपनी वीडियो का एंड यहीं पर ही करती हूँ। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मैं मिलती हूँ आपको नए व्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय-बाय।